नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूंगा छत्तीसगढ़, साल 2010 में। ये जो आज की कहानी है ना, वहीं की है, छत्तीसगढ़ की। जिसको हमें भेजा है उनका नाम है अनिल कुमार। ये अनिल कुमार के साथ जो घटना घटी थी ना, तब अनिल का उम्र लगभग 24 साल के आसपास रहा होगा। अनिल कुमार एक गरीब परिवार से थे। उनके जो पिता थे, अब थोड़ा बहुत खेती बाड़ी थी और तंत्र मंत्र का काम भी करते थे, लेकिन किसी से पैसे वैसे नहीं लेते थे। और अनिल का जो परिवार था, खेती बाड़ी से ही अब अपना जीविका चला रहा था। कोई आय का अब दूसरा कोई सोर्स नहीं था। अब जो अनिल थे ना, पढ़ना तो बहुत चाहते थे। उनकी तमन्ना थी कि मैं इतना पढ़ूं कि योग्य पद मुझे मिल सके। लेकिन जब घर गरीबी में जी रहा है, कभी शाम का चूल्हा जलता है, कभी नहीं जलता है। अब खेतीबाड़ी पर कितना निर्भर रह सकते हैं। कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी बारिश हो गई। ऐसे ही उनके साथ में, परिवार के साथ में चल रहा था। अब कर्जे भी काफ़ी हो गए थे। दूसरी चीज़ थी कि अनिल कुमार की सिस्टर अब बड़ी हो रही थी। उसके लिए भी सोचना था, शादी की बात भी करनी थी, उसमें पैसा लगना था। लेकिन आमद नहीं था। खर्चे तो बहुत सारे थे, लेकिन आमद नाम मात्र का, बस खेती से जो चल रहा था। आखिरकार बहुत सोच विचार के अनिल कुमार जी आज मन में अपना प्रतिज्ञा किया कि अब बहुत हो चुका, मुझे अब कुछ करना चाहिए। पिता को बिना बताए हुए नौकरी ढूंढने लगे। अपने यार दोस्तों से जो शहर में रहा करते थे, सबसे उन्होंने गुजारिश किया कि भाई मेरे लिए, मेरी जोग कोई नौकरी ढूंढ दो। आखिरकार एक दोस्त ने उनको नौकरी तलाश करके दे दिया। अब वो बोला, भैया 10 दिन के अंदर नौकरी ज्वाइन कर लेना, ना तो कोई दूसरा भी ले लेगा। अब जो अनिल कुमार थे, नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते थे। नौकरी में अब दूर तो था उनका ऑफिस, गांव से लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। आना जाना उनके लिए तो बड़ा एक तरह से परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन अपने परिवार के खातिर अब उन्होंने कहा कि जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब पढ़ाई तो एक तरह से उन्होंने छोड़ दिया। आज जब वो तारीख आया ना, तो अपने पिता को बताया कि पापा और माँ, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। पापा, मम्मी और उनका बहन वगैरह सब बैठे हुए थे। और तब उन्होंने राज खुला कि मैं कल से जा रहा हूँ नौकरी पर। फलानी जगह पर शहर में मेरी नौकरी लग गई है, तनख्वाह इतना है। अब मैं सब कुछ हिसाब लगाया हूँ, आने जाने में खर्चा काट करके इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि हमारा जो घर है आराम से सब कुछ कर लेगा। आप लोग क्या कहते हो? अब गरीबी में सारा परिवार जी रहा था, तो कौन मना करता। लेकिन उनके जो बापू थे ना, उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, तू पढ़ाई कर, जैसे होगा। अब इतना दिन हम चलाएं, कुछ दिन और चलाएंगे। तो अपने जितने लायक पढ़ाई करना चाहता है उतना कर ले। मैं नहीं कहूँगा कि तू पढ़ाई छोड़ और नौकरी कर। लेकिन अब मजबूरी थी। माँ भी जानती थी, बहन भी जानती थी कि अब ये काम अब होने वाला नहीं है, पढ़ाई होने वाला नहीं है। आखिरकार धीरे धीरे अब सब मान गए। पिता के आंखों में आंसू जो थे सूख चुके थे। लेकिन अब गरीबी ऐसी चीज़ होती है कि हर कुछ कराने पर राजी हो जाती है। और इसके बाद अब उनके जो पापा थे अनिल कुमार जी के, बोले, बेटा मैं तो नहीं चाहता हूँ कि इतना दूर नौकरी करे, आना जाना तेरे लिए तो बहुत बड़ा इम्तहान की घड़ी होगी। बता, 30 किलोमीटर कम होता है, साधन भी नाम मात्र के हैं हमारे गांव से। लेकिन जो भी है, अनिल कुमार ने अपने माता पिता को समझा दिया कि आप लोग टेंशन मत करो, सब कुछ मैं कर लूँगा। और इसके बाद अनिल कुमार जी सुबह सुबह अपने काम पर, अब 30 किलोमीटर का सफ़र भी करना था, वक्त पर पहुंचना था। ऑफिस में पहला दिन था।
लेकिन जैसे तैसे अपना वो सफ़र पूरा कर लिए। ऑफिस में जा कर के ज्वाइनिंग कर लिए। ऑफिस बड़ा था, लेकिन जो उनकी नौकरी थी ना, बड़ी नहीं थी। जितना पढ़े थे अब उसी लायक नौकरी थी। सैलरी चलो दोस्त का सिफारिश था तो ठीक ही ठाक था, काम चलने लायक था। अब अनिल कुमार जी पहला दिन था, खुश थे। और जॉब में पहली पहली जॉब था, बड़ा थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। अब सबसे मिल रहे थे, सब उनको बता रहे थे, काम के बारे में सिखा रहे थे। एक तरह से अच्छा भी लग रहा था। खैर, नौकरी का पहला दिन ख़त्म हुआ, फिर अपना घर भागना शुरू की। जौन सा भी जैसे भी साधन मिलता था, अब अपना पकड़ पकड़ करके बीच बीच में रुक करके आप अपना गांव पहुँचे। 7 बजे ऑफिस बंद होता था, लेकिन उनको पहुँचने में 3 घंटा 30 किलोमीटर में लग चुका था। 10 बजे रात को पहुँचे थे। ऐसे ही अब रोज होने लगा। जब पूरा महीना हो चुका, पहली सैलरी उनको मिल चुकी और सैलरी ले आकर के अपने पिता के हाथ में दी। वो जो समय था, अनिल कुमार जी बता रहे थे ना, वो मेरे लिए बड़ा अनमोल समय था। जब मैंने अपने पिता की आंखों में वो चमक देखी थी, जब मैंने अपनी पहली सैलरी अपने पिता के हाथ में दिया था, जहाँ पर मेरा पूरा अब छोटा सा परिवार था और उस सैलरी से बहुत खुश थे। लेकिन पिता कहने लगे कि बेटा, तू मेहनत तो बहुत करता है, तू तो थक जाता है, आधा टाइम तो तेरी आने जाने में ही लग जाता है, तो ऑफिस में करता क्या होगा, तू ज़रूर सोता होगा, ये बात ठीक नहीं है। पिता कहने लगे देख, मेरा एक जजमान है जिसको मैं तंत्र मंत्र से झाड़ फूँक किया था, और वो तेरे ऑफिस के इलाके में रहते हैं, उनका नंबर भी मेरे पास में है। मैं कई दिन से सोच रहा था कि उनसे बात किया जाए और उनके पास कोई ना कोई ऐसी जगह होगा जहाँ तुझे रहने के लिए दे देंगे और तेरा काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो ऑफिस है तेरा नज़दीक ही पड़ेगा, ये आने जाने का झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके बाद पिताजी ने अब अपने जजमान से जो भी है बात किया, बात अब पक्की हो गई। अब पिताजी संडे के रोज जिस दिन छुट्टी थी वो लेके चल पड़े। जब हम उस घर में गए ना, तो मैं देखा वहाँ पर 2 जवान लड़कियाँ थी उस घर में। माता पिता और 4 लोगों का परिवार था। एक तो बड़ी बेटी थी और एक छोटी थी। बड़ी बेटी का शादी हो चुका था, लेकिन ना जाने किस कारणवश से अपने ससुराल नहीं जा रही थी। आज छोटी जो थी, अभी उसका शादी नहीं हो रहा था, अब वो शायद पढ़ाई कर रही थी। अब उस घर में जो था, नीचे मंजिल में तो पूरा परिवार ही रहता था। अब मेरे पिताजी ने सब कुछ उनको बता ही रखा था, तो उन्होंने एक छत पर कमरा था, वो कमरा चल के दिखा दिया उन्होंने कि देख लो, अब यही कमरा हमारे पास में है, अगर इसमें गुजारा हो सकता है तो आप अपने बेटे को बोलिए, आराम से रह सकता है, खाने पीने का हम व्यवस्था कर ही देंगे। एक तरह से अब मैं जा कर के ऊपर के कमरे में देखा। अब था छोटा ही कमरा, लेकिन अब मुझे अकेले रहना था, तो कोई ज़्यादा मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक ही ठाक था। छत खुला हुआ था। मैंने आसपास में निगाह डाली तो सबकी छत एक दूसरे से मिली हुई थी, मतलब एक छत से दूसरे छत पर कोई आराम से जा सकता है, ऐसा वहाँ का बना हुआ था। सब कुछ छतें आपस में जुड़ी हुई थी। खैर, हमें दूसरे के छत पर जाने कोई मतलब नहीं था। अब जो कुछ था मेरे पिता ने सब कुछ तय कर दिया। वो एक तरह से पेइंग गेस्ट के रूप में हमें रखे थे। खाना पीना नाश्ता सब कुछ वो देते। रहने का हमारे पास कमरा मिल ही चुका था, बिस्तर वगैरह अपना हमें लेके आना था और रहना शुरू कर देना था। और वहाँ से जो ऑफिस था ना, ज़्यादा दूरी पर नहीं था, बस मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा हमें लगना था और हम अपना ऑफिस पहुँच जाते। मेरे लिए बहुत बढ़िया हो चुका था। और वो जो मकान मालिक थे ना, और पिताजी के जाने पहचाने थे, कभी झाड़ा लगवाने के लिए मेरे पिताजी के पास आए थे।
कुछ बात हुई होगी और इसके बाद हमारा अब रहना वहाँ पर शुरू हो चुका था। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं भूत प्रेत से तो पहले से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मेरा घर में झाड़ फूँक कराने वाले लोग आते रहते थे। पिता जो थे हमारे तांत्रिक थे, खेतिहर भी थे और तांत्रिक भी थे, तंत्र विद्या के भी जानकार थे। तो आए दिन कोई ना कोई हमारे घर पर आता रहता था झाड़ फूँक करवाने के लिए। पिता कर देते थे। हमने कभी भूत को अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा था। बस जब वहाँ पर मेरे पिता झाड़ फूँक करते ना, तो जिन शख्स के अंदर में भूत समाया होता था, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उसके अंदर में ही आत्मा चाहे भूत रहती थी और वही बोलती थी कि मैं भूत हूँ, चाहे चुड़ैल हूँ या मैं कुछ और हूँ। ऐसे ही मैं सुना था, देखा था, सब कुछ महसूस किया था। लेकिन जो कहा जाता है ना कि अलग से कोई भूत सामने आ गया हो, वो मैं चीज़ आज तक नहीं देखा था। खैर, ये तो हमारी भूत प्रेत की जानकारी के बारे में हो गई। अब मैं बताऊं अब जो मेरे साथ में अब कहानी वहाँ पे स्टार्ट हुई। अब मैं ऊपर वाले घर पर रहता था। सुबह अपना ऑफिस के टाइम पर नाश्ता मुझे मिल जाता था। नाश्ता मैं नीचे से ले आता था ऊपर अपने कमरे में। नाश्ता करके और लंच मुझे पैक मिल जाता था, निकल जाता था। आज ज़्यादातर वो जो लंच बनाती थी बड़ी बेटी, जो शादीशुदा थी, अब ना जाने किस कारण से अपने यहाँ इस घर में बैठी हुई थी। हो सकता है कुछ झगड़ा झंझट हो वहाँ पर, मुझे जानकारी नहीं थी। अब महीना दिन तो आराम से निकल गया था, कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई। छत पर गर्मी का टाइम था और मैं कमरे के अंदर तो सोता ही नहीं था। मुझे छत पर खुली हवा में सोना पसंद था और ऐसी कुछ बात हुई नहीं जिसको मैं आपको बता सकूं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और धीरे धीरे जो अब उस छोटी लड़की का झुकाव था ना, मेरे प्रति हो चुका था। जब उनकी दीदी का तबीयत खराब हुआ तो खाना नाश्ता बनाने का काम छोटी के पास में आ गया था। वही मुझे खाना पीना सब कुछ इंतजाम कर रही थी, लंच भी पैक करती थी और तब उसे बातों का सिलसिला मेरा शुरू हो गया था। अब पहली ही नज़र में भाप गया था। मैं इतना भोला तो था नहीं। पहली ही नज़र में भाप गया था कि ये लड़की जो है ना, मेरे को कुछ अलग नज़र से देखती है, मुस्कुराती है, अलग इशारे भी करती है। मैं समझ गया था, लेकिन मैं उससे कुछ इस बारे में आगे बात नहीं बढ़ाई। मैं जानता था कि मुझे इस घर में रहना है, यहाँ से मुझे ऑफिस जाना है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई, किसी ने देख लिया, तो हम मेरे लिए तो बड़ा मुसीबत बन जाएगी। अब मैं चाहता भी नहीं था उससे मेलजोल करना, मेरे मन में ये भी नहीं था। अब वो लड़की थी ना, कभी कभी छत पर आ जाया करती थी। जब मैं ऑफिस से आता था ना, तो मैं बाहर ही बैठा रहता था, कुछ किताबें पढ़ता रहता था लाइट जला करके, और वो भी आ जाती थी। वो मेरे नज़दीक तो नहीं आती थी, हाँ, बाउंड्री के पास में जो छत की बाउंड्री थी वहाँ पर इधर उधर घूमती रहती थी। आसमान में चांद निकला है तो चांद को देखती रहती थी और फिर बहाने बहाने से कभी मेरे पास में आ जाती। क्या पढ़ रहे हैं जी, क्या हो रहा है, क्या लाइफ में चल रही है। हाँ, मेरे पास वो बैठने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसको बोलता, देखो अभी कोई नीचे से आ जाएगा ना, तो आपके लिए नहीं लेकिन मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। थोड़ा मेरे ऊपर में कृपा करो। वो मुस्कुरा देती और कहती कि हम ऐसा कुछ थोड़ी कर रहे हैं, किसी को कुछ शक होगा। लेकिन मैं उसको बताने लगा कि देखिए, आप जानती हैं, हम जानते हैं, लेकिन जो अचानक आएगा ना, वो तो अलग ही समझेगा। फिर मैं उससे थोड़ा दूरी बना कर रखा था। जितना वो नज़दीक आने की कोशिश करती थी ना, मैं थोड़ा दूरी और बढ़ा दिया था। लेकिन कब तक? अब 2 महीना हो चुका था उस घर में रहते हुए और आखिरकार वो मेरे नज़दीक आ ही चुकी थी। और गाहे बगाहे अब रात के टाइम में मुझसे कहती, दरवाज़ा खोल के सोना और अंदर ही सोना, पंखा चला के सोना, छत पर मत सोना, मैं आऊँगी। हाँ, मैं उसको माना करता कि देखो, तुम बहुत बड़ी खतरे में मुझे डाल रही हो। अगर तुम्हारे साथ में परिवार के लोग कोई जग गया उस टाइम में,
जिस टाइम मैं अपने कमरे से निकल रही हूँ छत पर आने के लिए, तब क्या होगा? तुम्हारा तो जो होगा होगा, लेकिन मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। मैं तो एक तरह से बदनाम हो जाऊंगा, यहाँ से लेकर के और गांव तक। थोड़ा मेरे ऊपर मेहरबानी करो, ऐसा काम मत करो। लेकिन वो नशे में थी, एक तरह से प्रेम के नशे में। वो गाहे बगाहे मेरे कमरे में आ जाती थी। मैं क्या करता भाई, मजबूरी थी मेरी। अब चलो एक आध बार महीने में कभी हम मिल लिया करते थे। अब उस घर में रहते हुए मुझे 4 महीना हो चुका था। बीच बीच में अपना गांव भी जाता था और पिताजी भी कभी कभी आते थे मुझे देखने के लिए, कोई कमी बेसी तो हो है तो उसको पूरा करें। खैर 4 महीना बीत चुका था और वो जो सारा परिवार था ना, एक तरह से रिश्तेदारी में जा रहे थे, शादी थी। वो परिवार का जो मुखिया थे अब हमें कहने लगे बुला करके कि बेटा अनिल, हम लोग जा रहे हैं 15 दिन के लिए रिश्तेदारी में। अब ये जो घर की ताला चाबी है ना, तुम्हारे पास में रहेगी। देखो नीचे में हमने डबल ताला लगा दिया है, उसका ध्यान रखना। चोरी चकारी यहाँ पर होती रहती है। जब भी आओ ना तो ताला ज़रूर चेक कर लेना। और हम आपको फ़ोन भी करते रहेंगे गाए बगाए, और आप भी हमें फ़ोन करते रहना। एक तरह से उनको बड़ा चिंता थी। जा तो रहे थे रिश्तेदारी में, लेकिन डरे हुए थे कहीं मेरे घर में कोई चोरी चकारी ना हो जाए। वो बताते थे कि एक बार हमारे घर में चोरी हो चुकी थी। छत से कोई बंदा आकर के चोर उनके घर में कुछ कीमती सामान चुरा ले गया था, और तब से वो परिवार डरा हुआ था। खैर 15 दिन के लिए वो लोग जा रहे थे। मैंने बोला देखिए, दिन में कुछ हो गया तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, रात में जब मैं यहाँ पर रहूँगा तो मैं जागता रहूँगा, रखवाली भी थोड़ा कर लूँगा। हाँ, नींद में चला गया और फिर मुझे नहीं मालूम तो मैं क्या कर लूँगा। लेकिन वो समझाते रहे कि बेटा जब तुम सचेत रहोगे ना तो चोर नहीं आएगा। खैर वो लोग चाबी वाबी सब दे के चले गए थे। अब घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर में आ चुकी थी। जब मैं ऑफिस से आता ना तो अच्छी तरह से चेक करता, दोनों ताला को देखता मजबूती से लगे हैं ना। फिर फ़ोन भी करता, कभी कभी उनका भी फ़ोन आ जाता कि हाँ बेटा सब कुछ सही है ना। मैं बता देता कि हाँ जी बहुत सही है। खैर इससे मेरा एक फ़ायदा हुआ कि उसकी छोटी लड़की से अब मेरा जो पीछा छूट चुका था 15 दिन के लिए। और इसके बाद मैं चैन की बांसुरी बजा रहा था, चलो उससे मेरा पीछा छूट चुका है। और वो तो ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ी हुई थी। अब करे तो क्या करे, मैं ज़्यादा उस पर दबाव भी नहीं डाल सकता था। उसका मकान था, वो कोई भी अब मेरे पर बहाना लगा सकती, कुछ भी कर सकती थी। मैं डरा हुआ रहता था। खैर वो लोग जाने के बाद में मैं लंबी सांस लिया कि चलो अब कुछ दिन तो मैं आराम से चैन के नींद सोऊंगा छत पर। और वही मैं कर रहा था। पहला दिन निकला, दूसरा दिन निकला, रात अंधेरी थी, एकदम जो कहा जाता ना अमावस की काली रात थी। मैं पूरा नीचे अच्छी तरह से चेक करके आ चुका था। अब रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं अब सोने के मूड में था, नींद आ रही थी। मैं कमरे में जा रहा था सोने के लिए, लेकिन सोचा कि नहीं, घर के परिवार लोग हैं नहीं, मुझे छत पर ही सो लेना चाहिए। और वही मैंने किया। अब मैं अपना बिस्तर जो था कमरे से बाहर निकाल करके छत पर लगा दिया था और आराम से लेट गया। आसमान में तारे नजर आ रहे थे, चमकीले तारे। मैं उनको देखता रहा। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया, नींद से मैं जागा ना, तो मेरे कानों में कोई फुसफुसा रही थी। और वो आवाज़ जो थी ना, बिल्कुल उस छोटी लड़की की तरह थी। वैसे ही टोन, सब कुछ वही आवाज़। एक बार तो मुझे लगा कि मैं ख्वाब में हूँ, सपने में हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली ना तो मैं देख करके दंग रह गया कि वही थी छोटी लड़की जो मेरे कमरे में आ जाया करती थी। ये तो अपने रिश्तेदारी में गए थे अपने परिवार के साथ में, तो ये कैसे आ गई? अब मैं एक तरह से अभी भी लग रहा था कि मैं सपने की दुनिया में हूँ। अभी थोड़ी देर में जागूंगा, सही ढंग से
तो ये लड़की गायब हो जाएगी। और इसके बाद मैं अपनी आंखें झपकाता रहा और वो लड़की मेरे नज़दीक जैसे पहले आके सट जाती थी, प्यार करती थी, अब उसका सिलसिला शुरू हो गया था। अब वाकई में मुझे महसूस होने लगा कि ये तो रियल टाइम में चल रहा है, कोई ख्वाब नहीं है। मैं कितनी बार आंखें झपका चुका था, खोला तो सब कुछ वही था। और इसके बाद मुझे याद नहीं था कि मैं कब गहरी नींद में सो गया और फिर मेरे साथ में क्या हुआ, कोई भी जानकारी नहीं थी। सुबह जब मैं उठा ना, तो जो मैं छत पर सोया हुआ था बिस्तर लगा करके, मैं छत पर था ही नहीं, कमरे के अंदर सोया हुआ था। बिस्तर कमरे के अंदर लगा हुआ था। आज जबकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं छत पर तारे को देखता हुआ सोया था। और वो लड़की आ गई क्या, मुझे यही आशंका हुई। चाबी तो मेरे पास में थी, मैं सोचा कि शायद उन परिवार के पास में दूसरी चाबी भी होगी। और मैं एक तरह से अपनी तसल्ली करने के लिए आप नीचे की तरफ भागा, सीढ़ियों से नीचे उतरा तो देखा तो ताला बंद है, मतलब वो लोग आए नहीं। तो ये रात में मेरे साथ में जो ये लड़की आई थी छोटी, ये कौन थी? मैं सही मायने में उस रात को चकरा गया था। जो कुछ मैं देखा था, महसूस किया था उस रात की बात को, मैं सही में एक तरह से समझ नहीं पा रहा था। क्या वो मेरा ख्वाब था? मुझे लगा कि जरूर ये सपना ही होगा, मैं कुछ सपना ही देखा होगा। लेकिन मैं बिस्तर छत पर बिछाया था तो कमरे के अंदर कैसे चला गया? ऐसी दो चीजें थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। खैर, ऑफिस जाना था, इसके बाद मैं ऑफिस चला गया। लेकिन इसी विषय पर मैं सोचता रहा, सारा दिन काम में लगा रहा, लेकिन जब भी काम से ध्यान हटता तो यही चीज़ मेरे सामने में आ जाता था। आखिर वो रात में छोटी कैसे हो सकती? वो तो रिश्तेदारी में गई है अपने परिवार के साथ में। मेरा बिस्तर छत से कमरे के अंदर कैसे आ गया? और उस रात क्या मेरे साथ में कुछ हुआ था? मैं इसी टेंशन में था। खैर, ऑफिस से अब घर, अब मैं होटल से खाना लेकर के आया करता था, क्योंकि बनाने वाला देने वाला तो कोई है नहीं। और वही अपना टाइम पर खाना वाना खा करके किताब पढ़ने की आदत थी, तो कुछ देर में ज़रूर किताब पढ़ता था। रात में वही 11 बजे के आसपास मुझे नींद आती थी। और आज मैंने भी बिस्तर छत पर ही लगा रखा था। वही रात थी, काली रात थी। और इसके बाद मैं तारों को देखता रहा और फिर नींद आ चुकी थी, कल की तरह। जब मेरी आंख खुली ना, तो मेरे को कोई उठा रहा था, उठो उठो, चलो कमरे के अंदर चलते हैं, कमरे के अंदर चलते हैं। आवाज हूबहू वही थी। अंधेरा था वहां पर, लाइट हमने बंद कर रखा था छत पर। लेकिन मैं इतना जरूर जान गया कि ये तो छोटी है। अब मैं उसे पूछना चाहता था। आज सही मायने में थोड़ा मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि कल की रात भी यही लड़की आई थी, जो कि अपने रिश्तेदार में गई हुई है अपने परिवार के साथ में, और दूसरी रात भी यही लड़की। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं अब नींद से जाग चुका था। जब उसने मुझे जगाया, कमरे के अंदर ले जाने के लिए बोलने लगी, तब मैं उठ गया था, नींद से जाग चुका था। अब मैं उसकी शक्ल को देखने लगा। हाँ, कद काठी तो वही थी, लेकिन चेहरा मैं पूरी तरह से स्पष्ट देख नहीं पा रहा था। आवाज बिल्कुल वही थी, सेम टू सेम। तो मुझे तो पूरा यकीन हो चुका था कि ये लड़की वही थी, छोटी। और मैं छत पर था, मैं आसपास देख रहा था कि अरे, या अगर कोई आ जाएगा तो कोई देख लेगा, दूसरी छत वाला, तब क्या होगा? मैं डर चुका था। और वो मेरी बाजू पकड़ करके बार बार खींच रही थी, चलो चलो अंदर कमरे में। इसके बाद मुझे जबरदस्ती एक तरह से कहा जाना तो खींच करके कमरे में ला चुकी थी। बिस्तर भी ला करके पटक दी, बिस्तर बिछा दिया। कमरे में बल्ब लगा हुआ था, लेकिन मैंने बंद किया हुआ था। मैं बल्ब जलाने के लिए गया, लेकिन उसने बल्ब जलाने नहीं दिया, मना कर दी, नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। आवाज वही, टोन वही, कद काठी वही, चेहरा मैं नहीं देख पाया था।
और वही मेरे से गलती हो गई। मैं सब कुछ पहचान चुका था कि वही लड़की है, लेकिन चेहरा नहीं देखा था। मैं चेहरा देखना चाहता था कि वाकई में वही है। हाँ, ये है तो कैसे हो सकती है? जब पूरा परिवार कहीं बाहर गया हुआ है तो ये कैसे आ सकती है? अब मैं बार बार लाइट जलाने के लिए जा रहा हूँ। अब बार बार वो लड़की मुझे मना कर रही है, रहने दो ना, रहने दो ना, अंधेरे में ही ठीक है। खैर, मेरी ज़बरदस्ती चली नहीं, लड़की का ही जीत चली। इसके बाद हम प्यार करने बैठ गए थे। जब हम प्यार कर लिए, आराम से बिस्तर पर लेटे हुए, मैं अब पूरी तरह से होशो हवास में था। पूछ रहा था कि छोटी, तुम तो रिश्तेदार में गई थी ना अपने परिवार के साथ में, तो तुम कैसे आ गई वापस? वो लड़की मेरी तरफ देख करके मुस्कुराती हुई कहने लगी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने बोला, मजाक है क्या? तुम कोई जादूगर नहीं हो कि जहाँ मर्जी तुम उड़ के जा सकती हो, आ सकती हो? क्या तुम्हारे पास में सुपर पावर की शक्ति है क्या? वो हंसने लगी, कहने लगी कि हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। और इसके बाद मैं तो सोया नहीं, लेकिन मैं सोने का नाटक जरूर करने लगा कि जैसे ही ये लड़की नींद में जाएगी, अब मैं लाइट जला करके देखूंगा कि वाकई में वही लड़की है या कुछ और कुछ है। आखिरकार मेरा नाटक जो था कामयाब हो चुका था। मैं खराटे भरने लगा था झूठ मूठ का, और वो लड़की का यकीन हो गया कि मैं सो चुका हूँ, और वो भी नींद में आ गई थी। मैं धीरे से उठा और जा करके अपने कमरे का बल्ब जला दिया। जैसे जला करके मैं उस लड़की का शक्ल देखा ना, तो मेरी चीख निकल चुकी थी। इतनी भयानक शक्ल वाली लड़की, काली कलोटी चेहरे वाली, मैंने तो आज तक कभी देखी भी नहीं थी। आज जैसे ही चीख मारा ना, वो लड़की जो सो रही थी मेरे बिस्तर पर, वो झटके से उठ गई। उसको लगा कि मेरा भेद खुल चुका है। वो इतनी गुस्से में, इतनी नाराज हो चुकी थी कि उसने मुझे झपटा मार करके नीचे गिरा दिया। फिर अपनी ओरिजिनल आवाज में आ गई थी, भारी आवाज और खरखराती हुई। मुझे जमीन पर पटक करके मेरे सीने पर सवार कहने लगी कि तूने ऐसा क्यों किया? तूने लाइट क्यों जलाया? तेरे को मना किया था ना कि लाइट मत जला। मैं अब तो उसके पाले में था। अब मुझ पर पूरी तरह से हावी थी वो, मेरे सीने पर सवार। मुझे मारने की अब कोशिश, गला दबाने की कोशिश। मैं अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयत्न कर रहा था, लेकिन मैं उसके बंधन से एक तरह से मुक्ति नहीं हो पा रहा था। मैं भागने की कोशिश करता, चिल्लाने का दोबारा से कोशिश करता, चिल्लाने नहीं देती थी, ना मुझे भागने देती थी। और कहती थी कि तू इस जगह से कभी निकल नहीं पाएगा। जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा तू करते जा, तू आराम से इसी बिस्तर पर आकर लेट जा, बत्ती बुझा। मैं जो चाहूँगी वो कर सकती हूँ, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो मेरे साथ पूरी रात तेरे को बितानी पड़ेगी। मैं सही मायने में मैं अपने मन में सोच रहा था कि काश मुझे मार ही दे। मैं ऐसी कुरूप लड़की के साथ दोबारा से इसके साथ बिस्तर पर सोना नहीं चाहता था। अब मैं मन ही मन पूरा यही सोच रहा था कि हे भगवान, इससे बढ़िया है कि मुझे आप मौत दे दो। मैं इस लड़की के साथ कभी बिस्तर पर सोना पसंद नहीं करूँगा। लड़की मुझे जबरदस्ती कर रही थी। अब उसमें पावर था, उसमें शक्ति था। जब वो मेरी सहेली का पूरा रूप धारण कर रखी थी, कद काठी से लेकर के आवाज़ तक, चेहरा मैं देख नहीं पाया था। शायद चेहरा भी बदल सकती, जब इतना कुछ कर सकती है तो चेहरा भी बदल सकती, तो उसमें तो पावर है ही है। मैं अपने पिता से इतना जानकारी तो ले चुका था कि भूत प्रेत में ऐसी शक्ति भी होती है, अपना रूप रंग सब कुछ बदल सकते हैं। और वही मैं अब विश्वास कर रहा था। बहुत भागने का यत्न किया, लेकिन भाग नहीं पाया। मैं भागना चाहता था, आवाज़ लगाना था, लगाने जा रहा था पड़ोसियों को, लेकिन लगा नहीं पा रहा था।
वो मुझे चीखने नहीं देती। भला हो उस टेलीफोन का, मोबाइल फ़ोन का, जो उसी वक्त बजना शुरू हो गया। और वो फ़ोन था मेरे पिताजी का। वो कभी कभी जब वो रात में नींद नहीं आती थी ना, मुझे वो फ़ोन कर दिया करते थे और 10-15 मिनट हम लोग आपस में बातचीत किया करते थे। मेरे से पूछते थे। चुड़ैल जो भी आत्मा थी एक तरह से बौखला गई, मेरे सीने से हट चुकी थी और दरवाज़ा खोल करके बाहर की तरफ दौड़ पड़ी थी। अचानक अपने आप को आज़ाद पाया। फ़ोन मैंने उठाया, मेरे गले से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। पापा उधर से पूछ रहे थे कि हाँ बेटा कैसी है, क्या चल रहा है, सोए तो नहीं थे ना अभी। अब मैं अपने पापा को बताना चाहता था कि पापा अभी अभी मेरे साथ में जो हुआ है क्या है ये सब, लेकिन गले से आवाज़ निकले तब ना। वो शायद उनको कुछ समझ में आ गया था कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। उधर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, बेटा तू बस हाँ या ना में जवाब दे, तेरे साथ कुछ हुआ है क्या। मैं बोलना चाहता था, बताना चाहता था कि हाँ पापा कुछ हुआ है, लेकिन मैं आवाज़ ही नहीं निकाल रहा था। ऐसा मेरे गले को बुरी तरह से घायल कर चुकी थी, दबा करके मेरी आत्मा को निकालना चाहती थी, मारना चाहती थी। आखिरकार मैं इतना तो बोल ही पाया कि हाँ पापा इसी तरह से मुझसे सवाल जवाब करते रहे और कहने लगे, बेटा अब तेरा वो जो चुड़ैल है कहाँ पर है। मैं हाँ ना में सब कुछ वैसे ही बताता चला गया। पापा को पूरा जानकारी हो गई थी और कहने लगे कि बेटा सुबह 4 बजे मैं निकलूँगा और तेरे पास सुबह होते ही मैं पहुँच जाऊँगा, तू टेंशन मत कर। तो एक मंत्र तेरे को बता रहा हूँ और तुझे मंत्र को जाप करना है, और जब तक तू जाप करता रहेगा तेरे पास में वो चुड़ैल नहीं आएगी। इसके बाद ने पापा ने वो मंत्र मुझे बता दिया था और उस मंत्र को मैं अब याद कर रहा था। बस याद करके मन ही मन जपना शुरू कर दिया था। अब डरा हुआ तो था, जरा से भी आहट होती थी छत पर, मुझे लगता था कि वही चुड़ैल, वही आत्मा मेरे पास लौट रही है। कई बार दरवाज़ा जो था मैंने बंद कर रखा था और लगता था कि कहीं दरवाजे के पास आकर के खड़ी है और कब दरवाज़ा में आर पार हो जाए, मुझे इसी चीज़ का डर लगा हुआ था। लेकिन जो पापा ने मुझे मंत्र दिया था ना, मैं उसी के सहारे पूरी रात काट गया था। जब सुबह हो गई ना, तब मुझे थोड़ा चैन मिला था, शांति मिली थी। मैं अब पापा का इंतज़ार कर रहा था कि पापा अगर 4 बजे सुबह निकले होंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। वही हुआ। 7 बजे तक पापा दरवाजे पर नीचे आवाज़ दे रहे थे, अनिल बेटा, अनिल बेटा। मैं फिर छत से दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया था, दरवाज़ा खोला और पापा से लिपट गया था, रोने लगा था। पापा कहने लगे, चल चल चलते हैं ऊपर, बैठ के वहीं बात करेंगे, यहाँ क्या बात करना है। कमरे में आ गए हम लोग छत के ऊपर में। पापा मुझसे पूछने लगे कि हुआ क्या है, शुरू से लेके अभी तक बात बता। अब मेरा गला इतना तो हो चुका था कि मैं उनको बता सकता था और धीरे 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 सारी बात मैंने उनको बता दिया। उस लड़की की भी बात बता दिया, मैं छुपाया बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना जानता था कि छुपाऊंगा ना तो मेरे लिए खतरनाक साबित होगा। पापा सब कुछ समझ गए थे। वो चाहते तो मुझे थप्पड़ भी मार सकते थे, डांट भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहने लगे, बेटा ऐसा करते हैं, ये घर हम खाली कर देते हैं, दूसरा घर ढूंढ लेते हैं, ये घर तेरे रहने लायक नहीं है। लेकिन अभी जो परिवार था, अभी उनको आने में वक्त था। पापा कहने लगे कि मैं जब तक तेरे साथ ही रहूँगा। वैसे ही उन्होंने किया। पापा मेरे घर पर रहते और मैं ऑफिस जाता था। शाम को आता, होटल से खाना उनके लिए भी लाता। कभी कभी हम दोनों जाकर होटल में खा भी लेते थे, सुबह नाश्ता कर लेते। ऐसा होता था। जब उनका परिवार आ गया ना,
वो लड़की को मैंने अपनी आंखों से देखा और तब मुझे चैन पड़ा कि ना, वो जो लड़की थी कद काठी तो ऐसी ही थी, लेकिन ये थी नहीं। ये तो अपनी रिश्तेदारी से आ रही है। इसको जादू टोना के बारे में, इसके जो तंत्र मंत्र का विद्या है, इसको कहाँ आता है। पढ़ने वाली लड़की है, प्रेम मेरे से करती है और ये कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद मेरे पिता ने अब कमरा देख लिए थे। अब फिर अपने दोस्त से बात की है कि देखो जी, ये घर थोड़ा सा महंगा बैठ रहा है हमारे लिए। हमारे लड़के की जितनी कमाई है ना, इसमें हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। आप बुरा मत मानिएगा। बात को पूरा गोल कर दिए थे, कुछ भी नहीं बताए उस घर में क्या क्या हुआ था, सब कुछ गोल कर दिए थे। शायद उनको समझ में आ गया होगा मकान मालिक को कि हाँ, किराया ज़्यादा है और पेइंग गेस्ट में था तो खर्चा कुछ ज़्यादा ही था। उन्होंने हाँ बोल दिया कि तो हम जो थे नए घर में आ चुके थे, मेरे पिता भी मेरे साथ थे। वो करीब करीब 5 दिन हमारे पास रुके थे। मैं रात में जब ऑफिस से आता था ना, तो डर लगता था। रास्ते में भी लगता था कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है। बार बार मैं मुड़ के देखता, लेकिन कोई नज़र नहीं आता और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाता। जब अपने पिता का पास पहुंचता ना, तब मुझे लगता कि मैं अब सुरक्षित हूँ। इसके बाद ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी, ना उस घर में वो लड़की आत्मा कभी नहीं आई थी। जब तक मेरे पिता रहे सब कुछ सुरक्षित चलता रहा। इसके बाद घर भी तो जाना था पिताजी को, वहाँ भी तो देख रेख करनी थी, खेती बाड़ी थी, परिवार था हमारा। इसके बाद वो मुझे समझा करके चले गए। कुछ तरीका बताए थे कि बेटा सुबह नहाना धोना और शाम को जब ऑफिस से आओ पूजा आरती जरूर करना। और मैं फिर वो एक तरह से नियम बना लिया था। सुबह नहा धो के पूजा पाठ करता और शाम को जब घर पहुंचता तो आरती वारती जरूर करता था, जो पिताजी ने जैसा बताया था। इसके बाद में वही मेरी आदत थी अब किताब पढ़ने का। 10-11 बजे तक मैं जगा रहता था, किताब पढ़ता था। ये जो कमरा था ना, ये भी एक तरह से छत पर ही था, क्योंकि सस्ता कमरा और कहाँ मिलेगा। अब छत पर था, वैसे भी हालात था जैसे वहाँ पर था। आपस में जो छत थे, आपस में एक दूसरे के साथ में सटे हुए थे। चांदनी रात थी, वो रात मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं अब गर्मी का टाइम था, छत पर ही अपना ज़्यादा समय व्यतीत करता था। बाहर में हमने बल्ब लगा रखा था जिसकी रोशनी पूरी छत पर भी फैलती थी और ऊपर से चांदनी रात भी थी। अब उस तरह मुझे डर जो था ना, अब बहुत कम अब होने लगा था। पिता के जाने के बाद में कुछ दिन तो मैं ज़रूर डरा था, लेकिन वो डर धीरे धीरे अपने आप गायब हो चुका था। ये घर मुझे सुरक्षित बहुत लग रहा था, क्योंकि अभी तक इस घर में मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ी थी। बड़ा नॉर्मल था। नीचे में मकान मालिक थे और वो भी बहुत बढ़िया लोग थे, पूजा पाठ करने वाले लोग थे। एक तरह से इस घर में पॉजिटिव एक किरण जो निकलती है, ऐसा मुझे एहसास होता था कि ये घर बिल्कुल पाक साफ है, यहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। मुझे बड़ा यकीन था। मैं भी अपने पूजा पाठ करता था घर में। अब एक तरह से मेरा भी घर पवित्र था। अब मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब कोई डर चिंता की विशेष बात नहीं है। रात के 11 बजे तक मैं अब बल्ब जला करके बाहर में बिस्तर अपना ज़मीन पर बिछा करके किताब पढ़ता था और तब मुझे नींद आती थी। और फिर उसी बिस्तर पर मैं लाइट बंद करके और सो जाता था। लेकिन एक रात, उसी रात की बात बता रहा हूँ, जब पूरा चांद निकला हुआ था, आसमान में पूरा चांद रोशनी बिखर रहा था। 11 बज चुका था, मैं अब नींद में जाने वाला था। लग रहा था कि मुझे अब सोना चाहिए, नींद आंखों में भरी हुई थी। मैं लाइट बंद करने के लिए गया। ऐसे ही लाइट बंद करने के लिए गया ना, मुझे लगा कि सामने के जो छत है ना, वहाँ पर कोई लड़की खड़ी है। खुले बाल, जुल्फ लहरा रहे थे, चांद की रोशनी थी, लेकिन चेहरा दूसरी साइड में था। अब मैं एक पल के लिए थोड़ा डर गया था। अरे कहीं वो तो नहीं है फिर आ गई हमारी छत पर। एक पल के लिए मैं लाइट जलाना ही भूल गया। अब
मैं चुपचाप दीवार पर साथ सटा हुआ और उसी तरफ देख रहा हूँ, मन ही मन डरा हुआ। हे भगवान, कहीं वही लड़की तो नहीं है, वही आत्मा तो नहीं है, यहाँ तक मेरे पीछा करते तो नहीं आके। डर बहुत लग रहा था। लेकिन जब वो लड़की अपनी बाल को झटकने लगी तब वो मेरी तरफ मुड़ी थी। चांद की रोशनी और जो मेरे छत से रोशनी जा रही थी ना, तब मैंने देखा कि नहीं, ये लड़की तो अलग थी। इसका चेहरा मोहरा, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ अलग था। अब फिर मैं उस लड़की को अब बड़े ध्यान से देख रहा था कि आखिर आधी रात होने जा रहा है, अरे लड़की इस जगह पर अब खुले छत पर कर क्या रही है अकेले में। मैं लाइट बंद कर दिया। तभी वो लड़की ने मुड़ करके आवाज़ दी, अरे सुनिए सुनिए, लाइट क्यों बंद कर दी? बड़ी ही मीठी आवाज़ थी। मैं अब लाइट ऑन कर दिया। लड़की कहने लगी, इधर आइए, इधर आइए। मैं थोड़ा डरते हुए अब उसकी तरफ देखने लगा कि आखिर जान ना पहचान अब मुझे क्यों बुला रही है, और लाइट जो बंद कर रहा था तो क्यों न बंद करने दी। मैं कई पल तो वहीं पर खड़ा रहा, उसकी तरफ देखते रहा। वो बोली, इधर आइए, इधर आइए, डरिए मत। मैं जब देखा लड़की कि मुझे कह रही है, बुला रही है, तो मैं चल पड़ा। अपनी बाउंड्री पर जा कर के खड़ा हो गया। दूसरी साइड में, दूसरी बाउंड्री पर वो लड़की जिसका वो छत था, शायद उसी लड़की का छत था। और कहने लगी, आप नए आए हो क्या इस जगह पर? मैं बोला, हाँ जी, अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पर। क्या करते हैं आप? मैं अपना ऑफिस का पता बताया। जी, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। तब वो लड़की एक तरह से मुस्कुराती, पढ़े लिखे लग रहे हो। मैंने बोला, हाँ जी। मैं अपना पूरा बताया कि मैं कितना पढ़ा हूँ और आगे भी हमारी पढ़ाई की इच्छा है, लेकिन गरीबी के कारण मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लड़की अब हमारी एक तरह से बातचीत शुरू हो चुकी थी। वो पढ़ाई कर रही थी, अभी भी कॉलेज में थी, और वो मेरे से कुछ सवाल जवाब भी किए पढ़ाई के बारे में, जिसके मैं सही सही जवाब दिया था। वो मुझसे बड़ा इम्प्रेस हुई थी। एक तरह से उस दिन के बाद में उस लड़की से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। जब भी ऑफिस से आता, मैं अपना पढ़ाई कर रहा होता लाइट जला करके, और वो आ जाती, छत पर आ जाती और फिर मुझे बुलाती, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बात करते हैं। मैं आसपास में देखता था कि कोई लोग तो छत पर तो नहीं है। अगर हमें गलत निगाह से देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो मैं सही मायने में डर गया था। लेकिन वो लड़की कहने लगी, अरे डरिए मत, डरिए मत, कोई नहीं देख रहा है, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, सब अपने कमरे में सो रहे हैं, ऊपर कोई नहीं आता है। यहाँ सब लोग डरते रहते हैं, चोरी चकारी होती रहती है, कईयों को मानना है कि यहाँ पर भूत प्रेत आते रहते हैं। अब जिस घर में आप रह रहे हैं ना, इसमें मियाँ बीबी थे, और उनको एक रात भूतनी देख गई थी। डर के मारे वो भाग गए, खाली कर गए सुबह होते ही। तो यहाँ ऐसे ही चलता है, आप बेफिक्र रहिए, छत पर कोई आने वाला नहीं है। अब जिस तरह से उसने मुझे तसल्ली दिया ना, मुझे लगा कि लड़की मेरी दोस्त बन सकती है। कॉलेज में थी और इसके बाद हमारी दोस्ती एक तरह से शुरू हो चुकी थी। मैं उससे बहुत प्रभावित था और वो भी मेरे से शायद प्रभावित थी, तभी तो हम एक दूसरे के बीच दोस्ती बनी थी। हर रात को 11 बजे के आसपास वो नीचे से आ जाती और हम आधा घंटा पौन घंटा उससे बात करते, और यही दोस्ती अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। एक रात वो बाउंड्री कूद गई, कहने लगी, मेरा अपना घर दिखाओ, तुम्हारे घर में क्या क्या है। मैं कहने लगा, मैं गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं है, जो भी देख रही हैं बस ये बाहर बिस्तर पड़ा हुआ है और कुछ किताबें मेरे घर के अंदर में है। ना तो मैं खाना बनाता हूँ, ना मुझे बनाना आता है, होटल में खाना खाता हूँ और एक तरह से नाश्ता वगैरह सब कुछ होटल में ही करता हूँ। वो लड़की मुझे घूर घूर कर देख रही थी और कहने लगी, वास्तव में तुम बड़ा करीबी भी जी रहे हो। वो कहने लगी कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मदद करूँगी। मैं कहने लगा, कोई बात नहीं, मदद की ज़रूरत नहीं है, जितना हम कमा रहे हैं उसी में हम खुश हैं। लेकिन वो कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे पास अब इतना पैसा है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, तुम्हारे काम में आएगा। फिर हमारी उससे दोस्ती अब आगे बढ़ चुकी थी। हम उस लड़की के प्रेम में पड़ चुके थे, वो भी मेरे प्रेम में पड़ चुकी थी। अब रात को वो लड़की हमारे कमरे में आ जाती थी
एक तरह से 3 बजे 3:30 बजे सुबह तक हमारे पास रहती और कुछ रुपए हमें दे जाती थी कि रख लो, अपने परिवार को दे देना। अब इस तरह करते करते मेरे पास में उसका दिया हुआ पैसा इकट्ठा हो चुका था। अब मैं उसको मना करता कि आपके परिवार वाले सोचेंगे कि आप किसको पैसा दे रही हो, तब वो टोकेंगे नहीं रोकेंगे। तब वो मुस्कुरा कहती कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है, मैं अपने मन का मालिक हूँ, ये जो पैसा है मेरा है, मैं चाहे किसको बांटूँ, उनको क्या दर्द है। अब मुझे कोई रोकता टोकता भी नहीं है, आप डरो मत, इस पैसे को अपने घर भिजवा देना, वहाँ पर अपना इस्तेमाल करेंगे। वो पैसा हज़ारों में अब इकट्ठा हो चुका था। अब प्रेम जो हमारी थी ना, दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी 11 बजे वो आ जाती थी और 3 साढ़े 3 बजे तक मेरे साथ रहती। हम बातचीत करते और प्रेम करते। और इस तरह मैं जब सुबह उठता ना, नींद में जाने के उसके बाद में जब चली जाती थी, नींद पूरा नहीं होता था। मैं ऑफिस में सोता रहता था, कई बार मैं डांट खा चुका था। और तब मैंने उस लड़की से बोला, देखिए आपके चक्कर में मैं ऑफिस में जाता हूँ ना, नींद आती रहती है। अब लड़की ने मुझे बताया कि आप ऐसा करो, मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊँगी। और उसके बाद उसका समय अब बदल चुका था। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आती थी, हम बात करते, प्रेम करते। अब फिर 1:30 बजे 2 बजे के आसपास वो निकल जाती। अब फिर कहती कि चैन से सो। मेरे पास में उसका दिया हुआ पैसा अब काफ़ी इकट्ठा हो गया था। और मेरे पास जब मैं ऑफिस में था, तब मेरे पिता का फ़ोन आया कि बेटा मैं एक रिश्तेदारी में गया था, वापसी आ रहा हूँ, अब मैं उधर से तुम्हारे पास ही आ जाऊँगा। अब मैं अपने पिता का इंतज़ार करने लगा। रात का टाइम था, करीब रात के 9 बजे वो हमारे कमरे में आ गए। मैं खुश था अपने पिता को देख करके। अब फिर मैं पिता को बताने लगा अपने बारे में कि मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, मेरी तरक्की हुई है, कुछ पैसा भी बढ़े हैं। अब फिर मैं उस लड़की का दिया हुआ सारा रुपया निकाल करके पिता के हाथों में दे दिया था। पिताजी ने वो रुपया दिखा ना, तो शक भरी निगाहों से मुझे देखने लगे थे। जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना सारा रुपया अब मैं कहाँ से लेकर आया हूँ। सैलरी तो मेरी एक बंधी बधाई रकम मिलती है, वो तो पिताजी को पता ही था। लेकिन इतना हज़ारों रुपये देख कर के पिताजी को शक पैदा हो गया था। कहने लगे, बेटा मेरी तरफ देख और सच बता, ये रुपया किसका है। मैं पिता से कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन उस लड़की के प्रेम जाल में ऐसा फंसा हुआ था कि मैं झूठ पर झूठ बोल रहा था। मैं कहने लगा कि पिताजी ये जो मैं ऑफिस में तरक्की पाया हूँ ना, उसकी एवज मिला है। लेकिन पिताजी विश्वास नहीं कर रहे थे। खैर अब रात हो चुकी थी, हम लोग अब आराम से बाहर ही सो गए थे। और बातचीत करते हुए मुझे आशंका थी कि कहीं वो लड़की इस वक्त में ना जाए, लेकिन वो लड़की आई नहीं। मैं कब सो चुका था मुझे खुद भी पता नहीं था। पिता मुझे सुबह में जगा रहे थे, बेटा उठ जा उठ जा। जब मैं घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज चुके थे, सुबह हो चुकी थी। पिता बाथरूम वगैरह गए, नहा के कमरे में आकर के पूजा करने बैठ गए। जो मैं किया करता था, संध्या आरती करता था, सुबह की पूजा किया करता था, उसी जगह पर आप मुझे भी बुला लिए, बेटा आजा मेरे पास में, नहा धो लिया है ना। मैंने हाँ पिताजी मैं नहा धो लिया। वो और हम अब पूजा करने लगे थे, हाथ जोड़ कर के मैं भी बैठ चुका था। और अचानक जो पिताजी थे ना, पूजा करते करते मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया। जैसे हाथ रखा ना, मुझे लगा कि मेरे सर पर कोई हथौड़ा मार रहा हो। इतनी ज़बरदस्त मेरे सर में चोट लगी थी, मैं तड़प उठा था। ऐसा लगा कि मेरी खोपड़ी कोई तोड़ रहा हो, हथौड़े मार रहा हो। इतना ज़बरदस्त मुझे दर्द हो रहा था, मैं चीख रहा था कि आप हाथ हटाइए, आप हाथ हटाइए। मेरे मुंह से ना जाने कैसी कैसी आवाज़ें निकल रही थी। इसके बाद मुझे होश नहीं था, मैं बेहोशी में डूब चुका था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं ज़मीन पर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अब पिताजी मुझे अब उठा रहे थे, बेटा बेटा अनिल होश में आ जा, होश में आ जा। तब मैं आंखें खोला
जैसे अपने पिता को देखा मैं उठकर बैठ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे पिता ने मेरे सर पर हाथ रखा और ऐसा क्यों मेरे साथ में होने लगा। सर फटा जा रहा था, जैसे मेरे सर पर कोई हथौड़ा मार रहा। पिताजी कहने लगे, बेटा ये घर भी हम खाली करेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। वो तेरे पीछा नहीं छोड़ रही है, वो अपना रंग रूप बदल करके तेरे पास आ रही है, तुझे एक तरह से फंसा रखी अपने जाल में। अब देख तेरे साथ में पैसे का खेल भी खेल रही है। वो वही आत्मा है जो तुझे उस घर में मिली थी, और यहाँ अलग नाम, अलग रूप, अलग हर तरफ से तुझे फंसा रखी है। बेटा हम इस घर में नहीं रहेंगे, अब मेरी मान तो इस नौकरी को छोड़, हम चलते हैं गांव पर, वहाँ खेती बाड़ी करेंगे और उसी में अपना काम चला लेंगे। वाकई में जब अपने पिता के मुंह से मैं सारी बात सुना ना, तो मैं एकदम डर चुका था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे साथ में ऐसा कुछ अब हो रहा है। वही आत्मा लड़की अब इस नए घर में आ चुकी है, नया रंग रूप, नया वेशभूषा। अब मुझे काफ़ी सारा पैसा दे चुकी थी मदद करने के नाम पर। तो क्या वही आत्मा थी? पिताजी बता रहे थे कि देख, मुझे तो शक हो गया था जब तूने मुझे रात को पैसा दिया था, तूने झूठ बोला था। मैं तेरे झूठ को रात में पहचान चुका था कि जब भी तू झूठ बोलता है ना, तो आंखें नीची कर लेता है, आंखें मिलाता नहीं है, और तभी मैं तुझे पकड़ लिया था। बस मुझे सुबह का इंतज़ार था कि सुबह मैं पूजा करूं और इसके बाद फैसला हो जाएगा। और वही हुआ। जब मैं अपना मंत्र का प्रयोग किया ना, तेरे सर पर हाथ रखा, सब कुछ तू अपने आप उगलने लगा था। मैं पूछता जा रहा था, तू सब कुछ बताता जा रहा था। मैं इतना जान चुका हूँ कि उस लड़की जो आत्मा है वो एक भटकती हुई आत्मा है, और वो तेरे पर मोहित हो चुकी है। छत पर रहने के कारण अब इधर उधर जा रही होगी, तुझे छत पर सोती हुई देखी होगी और तुझ पर वो मोहित हो गई। अब उस घर से तो हम खाली करके आ चुके थे, नए घर में आ चुके थे। उसके लिए अब इधर से उधर घूमना बड़ा आसान है। वो तुझे ढूंढ रही थी और सुनकर तुझे अब पता लगा लिया कि तू किस जगह पर है। अब उस रूप में नहीं आना चाहती थी, नए रूप उसने धारण किया, नया गेटअप लिया और फिर तुझे अपनी जाल में फंसाया, और तू उसकी जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। तू एहसास भी नहीं कर पाया कि वही आत्मा है जो तेरे साथ में बहुत बुरा किया था। अब जो मैं पूरी कहानी पिताजी के मुंह से सुना ना, तो सही मायने में मुझे लग रहा था कि पिताजी सही कह रहे हैं, मुझे इस जगह पर रहना ही नहीं चाहिए, मुझे गांव चलना चाहिए। और वाकई में मैं उस नौकरी को छोड़ करके हम पिता पुत्र अब अपने गांव आ गए थे। और इतना पैसा वो मुझे दे चुकी थी कि हम उसी पैसे से एक गांव में छोटा मोटा दुकान डाल दिया था। पैसे में ताकत थी या मेरे भाग खुले हुए थे, वो मेरी जो दुकान थी ना, चल पड़ी थी। और 1 साल के अंदर में उस दुकान को मैं बहुत आगे ले जा चुका था। और हम पिता पुत्र अब उसी दुकान पर अब अपना काम करने लगे। पिताजी खेती भी करते थे, खेती में मैं भी कभी हाथ बटाता था, दुकान भी संभालते थे। और उसी दुकान के वजह से मेरा सब कुछ अब कंप्लीट हो चुका है। मेरी बहन की शादी हो गई, नया घर बना चुका हूँ, अपना शादी भी कर चुका हूँ। लेकिन उसके बाद वो आत्मा लड़की मेरे पास कभी नहीं आई। शायद उसको सब पता चल गया कि जिस घर में मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो तांत्रिक का घर है, वहाँ पर मेरा बस नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थी अनिल कुमार जी की कहानी छत्तीसगढ़ की। ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जल्द ही मैं मैडम जी की कहानी लेके आ रहा हूँ। आप लोग पूछते रहते हो ना कि कब आएगी मैडम जी की कहानी, तो मैडम जी की कहानी मैं जल्द लेके आ रहा हूँ। और साथ में अरुण की कहानी वो भी लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्द आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। थोड़ा सा वक्त मुझे और दे दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्द हो सके उन दोनों कहानियों को लेकर के आ जाऊँ। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में जो आपको बेहद पसंद आएगी। और दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।